हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। किस चीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज की क्लास से हम लोग बीएनएसएस स्टार्ट करेंगे। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। राजस्थान एपीओ के लिए हम लोगों का पूरी मेहनत जो है वो चल रही है। हम लोग जैसा कि आप सबको पता है बीएनएस कंप्लीट कर लिया है। जितना भी है हमारा 10 क्लासेस के अंदर पूरा बीएनएस कंप्लीट हो चुका है। आपको एकदम बेस्ट रिवीजन करना है। मॉक्स आपको मिल गए हैं, आज ही ग्रुप पे मैंने भेजा है। बीएनएस कम आईपीसी के 100 क्वेश्चंस आपको भेजे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन असर्शन है, सेक्शन बेस्ड है, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि आपके राजस्थान एपीओ के सिलेबस के हिसाब से, उसके पैटर्न के हिसाब से, इवन जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है, इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो बनाया गया है। तो एकदम लग जाओ, जुड़ जाओ। सांस लेने का समय है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा सांस लेने का समय नहीं है, क्योंकि पता चला सांस वास लेना भूल गए तो ऐसे ही एक सीट कम हो जाएगी। तो सांस वास लेते रहो, लेकिन पढ़ाई पे बेटा बहुत मेहनत से पढ़ो। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएनएसएस। तो बीएनएसएस में दो तीन चीजें देख लेते हैं पहले। क्या क्या है देखो, बीएनएस में वैसे भी आज की जो हमारी क्लास है वो कहाँ से कहाँ तक होगी। सेक्शन 1 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कहाँ तक है, क्या कमेंसमेंट डेट है इसकी, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई हो रहा है। एप्लीकेशन को लेके हर बार क्वेश्चन एक आध बन जाता है। उसके अलावा देखेंगे डेफिनेशंस क्या है, जैसे 2A में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऐड हुआ है। इसके अलावा हमारा बेल इस बार पहली बार डिफाइन करी गई। तो सारे नए नए प्रोविजंस हैं, इनको भी देखेंगे। प्लस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे सारा प्री के हिसाब से। उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, सेक्शन 6 समझेंगे, सेक्शन 8 समझेंगे। ये सारी चीजें समझते हुए फिर जाएंगे हम लोग पावर्स देखेंगे, कोर्ट्स की कौन बनाता है, कौन इस्टेब्लिश कराता है, कौन जजेस अपॉइंट करता है। आप लोग भी जजेस अपॉइंट हो गए आगे जाके, तो आपको पता होना चाहिए भाई आपके अपॉइंटमेंट कौन करा रहा है। 25 तक जाएंगे हम लोग, आगे देखेंगे एपीओ कौन होता है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो टेंशन नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिलिमिनरी जो चैप्टर है वो 1 से लेके 5 तक है। सीआरपीसी में भी यही था। उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स 6 से लेके 20 तक। सीआरपीसी में क्या था, 6 से लेके 25A तक। पावर ऑफ कोर्ट्स 21 से लेके 25 तक बीएनएसएस में है, 26 से लेके 31 तक किसमें थी, हमारे सीआरपीसी में। इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिए बेटा। क्या ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि प्री का पेपर है तो हम लोग ये चीज देखेंगे, अदरवाइज ये चीज हम लोग नहीं देखते। एक्ट नंबर कौन सा है। एक्ट नंबर सबको पता होना चाहिए, 46/2023। उसके अलावा अभी हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, 25 दिसंबर। और कमेंट जो क्या बोलते हैं एनफोर्समेंट डेट इसकी क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये कोई भी बच्चा जो पहले से तैयारी कर रहा था वो कभी नहीं भूल सकता। 1 जुलाई 2024 को दुनिया कई लोगों की पलट गई भाई, नए क्रिमिनल लॉज आ गए। लेकिन पहले तो बहुत बवाल हुआ, नए क्रिमिनल लॉज हैं, ये है वो है। लेकिन अब जब पढ़ने बैठो ना तो पता चलता है कि इतना कुछ चेंज किया नहीं है। हाँ, लेकिन उठा पटक क्या कर दी है, सेक्शन इधर के उधर कर दिए, कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे चेंजेस नहीं है, जैसे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हटाया गया। उसके अलावा असिस्टेंट सेशन जज हटा दिया गया, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। असिस्टेंट सेशन जज की जो कैटेगरी थी वो हटा दी गई। तो ये सारे कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, छोटे छोटे अमेंडमेंट से भी कर सकते थे, लेकिन अमेंडमेंट से नाम नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हैं, ये आपको याद रखना है। एक्ट नंबर क्या है बेटा, बिल्कुल कतई भूलने वाली बात नहीं है। एक्ट नंबर आपको याद रखना है, एक्ट नंबर 46/2023। ऐसे ही आपको बीएनएस का भी पता होना चाहिए, बीएसए का भी पता होना चाहिए। ठीक है। प्रेसिडेंट असेंट जो है वो 25 दिसंबर, और एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024। मेरे साथ बोलो, 1 जुलाई 2024। बोल, तुमको लगेगा सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन यही पूछा जाता है बेटा। तो ये सारी चीजें आती हैं। 1 जुलाई 2024, एक्ट नंबर 46/2023। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी 1 से लेके 5 तक है। सीआरपीसी में भी 1 से लेके 5 तक था। 6 से क्लासेस शुरू हो जाती हैं, क्रिमिनल कोड्स के बारे में बताया जाता है। 6 से लेके कहाँ तक है, 6 से लेके 20 तक है। और सीआरपीसी में कहाँ तक था, 6 से लेके 25A तक था। उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट्स कहाँ तक है, जब 20 तक वो था बीएनएसएस में, तो 21 से चालू हो जाएगा, 21 से 25 तक है पावर ऑफ कोर्ट्स। उसके अलावा जब वहां 25A तक था सीआरपीसी में, तो यहाँ पे 26 से लेके 31 तक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं, किस तरीके से मैचिंग में आ जाएंगे ये क्वेश्चन। आपको जैसे लिख के दे दिया, शॉर्ट टाइटल कहाँ दिया हुआ है,
इतना आसान तो नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके अलावा पूछ दिया सेशन कोड कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, उसके अलावा पूछ लिया फाइन की पावर कहाँ है, मैजिस्ट्रेट की। और यहाँ पे सेक्शंस लिख दिए 24, 8, 1। तो आपको मैच कराना पड़ेगा कहाँ क्या है। इस तरीके का भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ये आसान आसान से सेक्शन, शॉर्ट टाइटल नहीं पूछेगा, बाकी चीजें पूछ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक आपको समझ में आया। एक चीज और ध्यान रखो बेटा, बीएनएसएस हमारा क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ मतलब वो होता है जो कोई भी कानून कैसे वर्क करेगा, मतलब कोर्ट के अंदर कैसे काम करेगा। अब तक हम लोगों ने बीएनएस पढ़ा, बीएनएस के अंदर सारे ऑफेंसेस पढ़ लिए, थेफ्ट क्या है, किडनैपिंग क्या है, क्या हो रहा है, रेप क्या हो रहा है, बाइगेमी क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। लेकिन एफआईआर गई है तो वो एफआने का प्रोसेस क्या होगा, कोर्ट में केस जाएगा तो प्रोसेस क्या होगा, ये सारा जो कॉम्प्लिकेशन वाला चीज होता है प्रोसीजर, एक्चुअली जिसपे वकील खेलते हैं। तो वकीलों के लिए जो लॉ है वो कौन सा है, प्रोसीजरल लॉ, जहां से सारी चीजें पता चलती हैं वो। हाँ, तो वकीलों को जहां से चीजें पता चलती हैं वो है यहाँ पे। तो इसलिए प्रोसीजरल है, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि दो बहुत प्यारे कानून हैं। एक आपका बीएनएस है, दूसरा बीएसए है। बहुत प्यारे कानून है, अगर ये आपको समझ में आ गए ना। बीएनएस में तो कुछ नहीं है, किसको मारा, किसने मारा, कितना मारा, कैसे मारा, कैसे कैसे पकड़ा, ये किया, वो सब ऑफेंसेस के बारे में बता रहा है। तो वो इंटरेस्ट आदमी का वैसे भी आ जाता है उसमें। लेकिन बीएनएसएस और बीएसए इतने प्यारे कानून हैं जो आपको लॉ समझा, अगर आपको लॉ समझना है तो आपको बीएसए आए, अगर आपको बीएनएसएस समझना है, अगर आपको प्रोसीजर समझना है तो आपको बीएनएसएस आना ही चाहिए। तो ये कौन से कानून है, ये है प्रोसीजरल लॉ। अब प्रोसीजरल लॉ की खासियत जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस बताएगा। तो क्रिमिनल लॉज में आप लोग क्या देखोगे भाई, क्रिमिनल लॉज में देश का कानून है, अब आईपीसी में, बीएनएस में मर्डर है। तो मर्डर इंडियन सिटीजन ने कहाँ कहाँ तक किया हो, अप्लाई कहाँ तक होगा, तो उसकी रेंज बता रहा है कि देश के अंदर कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, प्रोसेस है ना, तो कहाँ कहाँ तक अप्लाई होगा। जो कोर्ट्स डिसाइड करेंगी वो बनेंगी कैसे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स बताया जा रहा है। प्रोसेस है, एक प्रोसेस से बनता है, तो प्रोसेस का मतलब है अब क्रिमिनल कोड्स बनेंगी, तो ऐसा तो है नहीं हम लोगों के पास कोई मैजिक पेंसिल है, पेपर पे बना दिया कोड, कोड बन के आ गई। संजू वाली मैजिक पेंसिल तो है नहीं हम लोगों के पास। एक प्रोसेस होगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा, वो अप्रूव करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स करवाएगा, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके सेशंस बनवाएगा। उसके अलावा जितना भी काम करवाने वाला काम होगा ना, जहाँ पैसा खर्च हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, वो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट करवाता है, कई जगह कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट कराता है। जहाँ अपॉइंटमेंट की बात होती है, तो देखो आप लोग भी जज बन के जाओगे, आपकी वैकेंसी कौन देता है, आयोग से आती है, भेजता कौन है, हाई कोर्ट। तो आपका अपॉइंटमेंट कौन कराता है, बताइएगा आप लोग। ठीक, जजेस का अपॉइंटमेंट कौन कराता है, तो हाई कोर्ट है अपॉइंटमेंट के काम के लिए। इस तरीके से फाइन लगेंगे। अब कोई मर्डर करके आया, कोई चोरी करके आया, तो कोई मजिस्ट्रेट है वो कितना फाइन देगा, ये चीज है। अब भाई कोर्ट बनाया, जज बैठाला, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोर्ट पहले तो हम लोग बताएंगे एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ तक, पहले तो अपना दायरा पता होना चाहिए ना कि ये हमारा क्षेत्र है, इतने एरिया में हम लोग एकदम मस्त अपना काम करेंगे। तो एप्लीकेबिलिटी क्या हो गई, नाम क्या हो गया, उसके बाद हम लोग कोर्ट्स बना ली। जैसे ही हम लोगों ने कोर्ट्स बना ली, हमने वहां पे जजेस और मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर लिए। जैसे ही इनका अपॉइंटमेंट हो गया, फिर अब ये लोग खाली बैठ के वहां पे क्या करेंगे, कुछ काम तो करने को देना ही पड़ेगा। तो जब काम करेंगे पनिशमेंट आएगी, तो पनिशमेंट कितनी देनी है, तो पनिशमेंट कितना होगा, फाइन कितना होगा, ये यहाँ डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का क्लास हमारा इस स्ट्रक्चर पे चलेगी। तो देखिए ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1 से 5 प्रिलिमिनरी है, टाइटल, डेफिनेशन, रेफरेंसेस, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, कैसे, सेविंग क्लॉज, ये सब यहाँ बताया गया है। 6 और 7 में क्लासेस ऑफ कोर्ट्स एंड टेरिटोरियल डिवीजन है उस कोर्ट का। 8 के अंदर जो कि पहले 9 था वो पुराना
वो absent है। कोर्ट ऑफ सेशन है, नो सेपरेट असिस्टेंट सेशन जज प्रोविजन। मैंने आपको बताया ना, पहले असिस्टेंट सेशन जज होता था जो अब हटा दिया गया है। ठीक है, 9 से लेके 13 तक, 11 से लेके 15 जो सीआरपीसी का था। 9 से लेके 13 तक क्या बताएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे अपॉइंट होगा, सीजीएम स्पेशल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसीजीएम, एसडीजीएम जुरिडिक्शन का क्या होगा, किसके सबॉर्डिनेट्स होंगी ये सारी कोर्ट। तो ये 9 से 13 में, और सीआरपीसी में 11 से लेके 15 तक था। अब 14 से लेके 17 तक में बताया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कहानी। अभी हम लोग जब क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट देखेंगे, तब हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डीएम एसडीएम है, ये भी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनका जुरिडिक्शन ये किसके अंडर होंगे भाई। जैसे हम लोगों ने सीजीएम का देखा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का देखा, एसडीएम का देखा, तो ये सब भी स्टैब्लिश हो रही हैं, कोर्ट बन रही हैं, अपॉइंट हो रही हैं, किसी के अंडर है। तो सिमिलरली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बन रही हैं, तो अपॉइंट होंगी किसी के अंडर अंदर, कुछ इनकी भी पावर्स होंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 18 से 19, और जो कि वहां पे था 24 से 25, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पीपीपी, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये वाला ईमानदारी से आपको सेक्शन पता होना चाहिए पूरी तरीके से, और ये पूछा भी जाता है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, पेपर भी इसी का ही दे रहे हो। 20 में बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 ए था पहले, बहुत पूछा जाता था। ठीक है, अब है 20, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब इसकी जो कुछ पावर्स हैं वो एक्सपेंड कर दी गई हैं पहले के कंपैरिजन यहाँ पे, तो इसमें कुछ चेंज हुआ है, तो स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 21 से 25 में हम लोग क्या देखेंगे, 21 से 25 में हम लोग देखेंगे कि ट्राइबल कोर्ट्स क्या हैं, उनकी सेंटेंसिंग की पावर्स क्या हैं, कितना फाइन दे सकती है। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो 3 साल तक का पनिशमेंट दे सकता है। सेकंड है, वो कितने तक का दे सकता है। सीजीएम 7 साल तक का, कितना फाइन, डेथ सेंटेंस कौन दे सकता है। तो ये सारा जो समीकरण है, ये हम लोग बढ़िया से आज की क्लास में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी की बात करता है, नेम सेम्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। बीएनएस क्या है, एक्ट नंबर 46 है 2023 का। ऑटोमेटिक एप्लीकेशन टू नागालैंड स्पेसिफाइड ट्राइबल एरियाज इन लिमिटेड अनलेस एक्सटेंडेड बाय नोटिफिकेशन, बीएनएस कमेंस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2024। तो देखिए इसका एसेंशियल क्या है, फालतू ध्यान मत दीजिए, जितना बता रहे उतना समझिए। नोट्स बना रहे नोट्स बनाइए, वरना नोट्स तो मिल ही जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसका नाम है। एनफोर्समेंट क्या है, 1 जुलाई 2024 है। टेरिटोरियल लिमिट क्या है, सब जगह अप्लाई होगा, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या है बेटा, एक्सेप्ट है स्टेट ऑफ, कहाँ गया, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ, ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। ठीक है, ट्राइबल एरियाज जो हैं असम के, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये इसकी सीधी सी कहानी है। नहीं, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होगा। ट्राइबल एरियाज के साथ असम लगाने की आदत पड़ गई ना। ये जो आपका 21 जनवरी 1972 को जो सारे टेरिटरीज जो डिफाइन हुई थी असम की, तो उनके अंडर जो भी ट्राइबल एरिया डिसाइड हुए थे वही हैं यहाँ पे। कब कब डिसाइड हुई थी, ट्राइबल एरियाज क्या है, तो एग्जैक्टली ट्राइबल एरियाज वही हैं जो कि 21 जनवरी 1972 से पहले जितनी भी टेरिटरीज थी असम के ट्राइबल एरियाज में इंक्लूडेड थी, वो सारे एरियाज को मिला के ट्राइबल एरियाज यहाँ पे बोल दिया गया। और ये सारी राम कहानी हमको कहाँ दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है बेटा। मेरा कोई अपने मन से नहीं आया कि सर के मन के अंदर से निकल के आया तो उन्होंने अपने आप से बता दिया कि कौन से ट्राइबल एरिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के पैरा 20 के अंदर ये चीजें डिफाइंड है। ट्राइबल एरियाज स्पेसिफिकली सारे नाम वहां पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से जो है वो ट्राइबल एरियाज हैं, कौन कौन से ट्राइबल एरियाज नहीं है। तो मैंने बताया कहाँ ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा, स्टेट एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। वो हमको वहां से पता चलेगा, 21 जनवरी 1972 से पहले जो भी ट्राइबल एरियाज थे असम के,
उन सबको में इंक्लूड कर लिया गया है यहाँ पे। ये कि कहाँ बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर, पैरा 20 के अंदर। वो सारे अगर आपको स्टेट्स के नाम, ट्राइबल एरियाज के नाम पढ़ने हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये तो मोटा मोटा हो गया, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस, वो चैप्टर्स हैं जो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे भी अप्लाई होते हैं। वो कौन से चैप्टर हैं? तो चैप्टर 9 हो गया हमारा, चैप्टर 11 हो गया, चैप्टर 12 हो गया। जैसे चैप्टर 9 है तो प्रिवेंटिव एक्शंस वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, जिसमें गुड फेथ में या कोई ऑफेंडर है तो उससे बॉन्ड भरवाने वाला काम, तो चैप्टर 9 अप्लाई होता है। उसके अलावा चैप्टर 11 अप्लाई होता है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वाला। ठीक है, कोई अनलॉफुल असेंबली है, कुछ ऐसा वैसा ऑफेंस हो रहा है, तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का सेक्शन अप्लाई हो, वो चैप्टर अप्लाई होता है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 11 है। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज ली जाती हैं, चैप्टर नंबर 12 के अंदर सिक्योरिटी वाला प्रोविजन अप्लाई होता है। तो ये पूरा जो है हमारा सिस्टम है, किसका? सेक्शन नंबर 1 का। अब इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास केस लॉज भी हैं। वो केस लॉस क्या है? देखें कहीं पे बढ़िया लिखने की जगह है। हम्म, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। केस लॉस देखिए आप लोग कौन कौन से हैं। कुछ पेन का कलर एक सेकंड चेंज किया जाए। हम्म, ये किया जाए वाइट। ठीक है, वाइट कर दिया जाए। हाँ, तो केस लॉस क्या? पहला केस हम लोग देखते हैं। तो एक केस हुआ, जैसे कुल मिला के इन केसेस का हिसाब किताब पहले आप लोग समझ लीजिए। तो माऊ वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल का क्या केस हुआ, इन सब के अंदर जो भी हम लोग केस पढ़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिपीटेडली कहा, भले आपके यहाँ बीएनएसएस या सीआरपीसी उस टाइम पे अप्लाई नहीं हो रही है, बट स्टिल उसका जो एक प्रोसेस है, मतलब आपके यहाँ कस्टम्स के अकॉर्डिंग चीजें रन होंगी, आपके अपने लोकल लॉस के अकॉर्डिंग रन होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भारत का कानून है एकदम उससे विपरीत कुछ हो जाए। ठीक है, अरेस्ट होगा तो 24 घंटे के सामने लेके ही आना है। अनलॉफुल काम नहीं होगा, कस्टम्स को रिस्पेक्ट में रखते हुए। अब पुलिस वाले ने किसी को पता चला अरेस्ट कर लिया, 4 दिन तक रखे बैठे हैं, उसको कोर्ट में पेश ही नहीं किया, ठीक है, तो अब ये अरेस्ट तो गलत है ना, तो हैबियस कॉर्पस की रेट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखो, चीजें ठीक है, भले डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसके अंडर रह के आपको काम करना पड़ेगा। जैसे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस था, वो था माउ वर्सेस, ये यू है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल। ये केस था बेटा हमारा 1971 का। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसीज थी, उसके कुछ लोग थे, अरेस्ट कर लिए गए थे। अब अरेस्ट क्या है, क्योंकि ऑलरेडी अप्लाई नहीं होता, सीआरपीसी के टाइम की बात है, तो अरेस्ट जो थी वो सीआरपीसी के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो हैबियस कॉर्पस की रिट यहाँ पे अप्लाई करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सेट, लिख लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट सेट दैट, एक लाइन में है, एक लाइन में लिख लीजिए कि इवन नॉट, मतलब भले इवन आपके यहाँ सीआरपीसी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, स्टिल उसका जो प्रोसीजर है, जो वैलिडिटी है लॉ की, वो लागू होगी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग और भी केसेस थे, जैसे नागा पीपल मूवमेंट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिख लीजिए आप लोग ये केस, नागा पीपल यूनियन वर्सेस नागा पीपल मूवमेंट। ओके, अच्छा, ये वाला सिस्टम बिगाड़ने के लिए भाई अलग, पेन के लिए अलग टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। नागा पीपल मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। ठीक है, तो नागा पीपल मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कहा गया, देखिए लिखिए, इवन इफ सीआरपीसी, इवन इफ सीआरपीसी is not applicable, even if CRPC is not applicable in India, oh, in Assam, in state of Nagaland, even
if CRPC is not applicable in state of Nagaland and tribal areas, still authorities follows still authorities follow substance of law। ठीक है, यहां तक सबको सब समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए बेटा, सारी चीजें यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, तो कौन कौन से दो केस हम लोगों ने देखे? एक हम लोगों ने देखा नागा पीपल मूवमेंट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा केस हम लोगों ने देखा माऊ वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल का केस देखा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट सारी चीजें समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए? कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ? एक्सेप्ट यहाँ का जो चेंज नहीं हो रही पीपीटी, चेंज क्यों नहीं हो रही? हो गई, ठीक। हाँ, अब हम लोग, हाँ, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 6 के पैरा 20 के अंदर वो सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। माओ वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल का केस हम लोगों ने देखा, उसके अलावा हम लोगों ने एक और केस देखा, नागा पीपल मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इन सब में कुल मिला के इतना ही था कि भले सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है हमारे यहाँ, स्टिल जो सब्सटेंस ऑफ लॉ है, जिसके प्रोसीजर है लॉ का, वो वर्क करेगा वैसे ही जैसे उसको करना चाहिए। मतलब आप कोई ऐसी चीज नहीं कर देंगे जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगी। रूल ऑफ लॉ तो एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। नागा पीपल मूवमेंट्स में यही बात बोली गई थी कि रूल ऑफ लॉ तो स्टिल आपके यहाँ फॉलो कराया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा डेफिनेशंस के केसेस पे। डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेफिनेशन में देखो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये 2A में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 2A में क्या दिया हुआ है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहाँ दिया हुआ है? तो ये इस टाइप के जो बहुत कठिन वाले सवाल होते हैं ये आते हैं। और कठिन मैं ह्यूमर में नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअली कठिन है। सेंस आप समझ जाओगे, चीजें आप समझ जाओगे, कहानी आपको याद रहेंगी, लेकिन एक्चुअली जब तक आप रट नहीं लोगे सेक्शन 2A 2B 2C कहाँ क्या दे रखा है, तब तक बड़ी समस्या रहती है। तो ये थोड़े से रटने वाले हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जिसने ये रट लिया उसने प्री निकाल लिया, बाकी कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो है ही है। पेपर टफ आता है तो उसके लिए भी तैयारी है, पेपर इजी आता है तो उसके लिए भी तैयारी है। तैयारी पूरी रखो, चाहे फिर आगे जो देखा जाएगा। वो तो है ही ना, समर शेष है ये तो, है ही। जब तक तैयारी होके सिलेक्शन ना पा जाओ, सिलेक्शन पा जाओ, फिर आगे एक नया समर तैयार है। तो लड़ते रहो बेटा, लड़ने का ही काम है। 2A, अब लगता है जैसे मैंने अब 4 बार बोला ये नया सेक्शन है, नया सेक्शन है, ये नया सेक्शन नहीं है। 2003 के अंदर प्रफुल्ल कुमार का केस आया, प्रफुल्ल देसाई का केस आया था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई का केस था। अब इस केस में 2003 में कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि आप लोग अगर चाहें तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करके जो एक्यूज है उसको पेश करा सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम बढ़िया से हम लोगों को मिल गया था 2003 में ही। तो हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ में इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास पहली बार आया है। लाइव ट्रायल अगर आपको करना है, जैसे हम लोग जूम की क्लास चल रही है, ऐसे ही अगर हमारी जूम की क्लास ना होते हुए ये कोर्ट का ट्रायल होता, जूम पर जज साहब यहाँ बैठे हैं कोर्ट में, और जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले जो अपना बता रहे हैं, क्या उन्हें कोई किसी को पकड़ के लाए अंडर ट्रायल प्रिजनर, वो जेल में है, तो लाइव ये चीजें चल रही हैं। तो ये जूम ट्रायल जो हो गया, ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यहाँ से ये सारी चीजें वैलिडेट करता है। तो ये क्या पता चलता है, इसके अंदर क्या क्या आता है ये समझिए। यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो डिवाइस यूज हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए,
रिकॉर्ड जो किया जा रहा है, सर्च जो किया जा रहा है, सीजर जो हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, ये हमारी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंतर्गत आती हैं। किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज अगर आप करो, कौन से कम्युनिकेशन डिवाइस है, अभी हम लोग जूम से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक। रिकॉर्डिंग किससे हो रही है, कैमरे से हो रही है। अगर पुलिस वाले कहीं कुछ जा रहे हैं सर्च और सीजर करने, तो उन सबको वो एविडेंस बनाना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, ये सारी चीजें भी हमको दी गई हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी, जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मुझे यहाँ पे लिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हमारा आता है किसके अंडर, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर। ठीक है, आपको सब यहाँ तक सब समझ में आया, कोई डाउट होना नहीं चाहिए बेटा। 21B, 21B क्या बताता है, ये भी नया सेक्शन है। 21B, बेल। बेल हम लोग पहले करवा लेते थे, सारी चीजें हैं, बेल वेल का बढ़िया प्रोटेक्शन दिया था। 436, 437, 438 हम लोग इस्तेमाल करते थे, जो हमारा सीआरपीसी था, लेकिन बेल कहीं भी डिफाइन नहीं थी, तो बेल अब डिफाइन करी गई है। मतलब कि पहले नहीं डिफाइन थी, इसका मतलब है किसी भी पर्सन का कस्टडी से रिलीज करवा दिया जाना बेल होता है। अब सिंपल सा इतना सा प्रोसीजर है। अब वो रिलीज ऑफ फ्रॉम कस्टडी, वो कौन सी कस्टडी है, वो चाहे जुडिशियल कस्टडी हो, चाहे वो पुलिस की कस्टडी हो, तो पुलिस या जुडिशियल कस्टडी, किसी भी कस्टडी से अगर किसी पर्सन को रिलीज कर दिया जा रहा है ऑन बॉन्ड और विद श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी या विद श्योरिटी, तो क्या होगा, उसको बोला जाएगा बेल बॉन्ड, वो बेल। तो देखें क्या लिखा हुआ है, रिलीज फ्रॉम कस्टडी ऑन कंडीशन अपॉन बॉन्ड और बेल बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आने के बहुत प्रबल चांसेस हैं। अब बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड कहाँ दिया हुआ है, बेल बॉन्ड हमारा दिया हुआ है 21C के अंतर्गत। 21C में हमारा बेल बॉन्ड दिया हुआ है, नहीं, 21D के अंदर बेल बॉन्ड दिया है, 21E के अंतर्गत हमारा बॉन्ड दिया हुआ है। तो बेल बॉन्ड है डी में, बॉन्ड है ई में। अब बेल बॉन्ड क्या होता है, विथ श्योरिटी, मतलब कोई आपकी गारंटी ले रहा है, और बॉन्ड क्या है, आपने अपनी पर्सनल अंडरटेकिंग दे दी। सपोज आपने कोई छोटा मोटा ऑफेंस किया, हाइट का ऑफेंस किया, ठीक है, अब पुलिस वाले आपको उठा के लेके आए, तो आपसे एक मुचलका भरवा लिया, हरे कलर का कागज होता है, आप लोग अगर थाने वाने जाओगे, तो वही उसने साइन कराया आपसे, वहीं पे आपने बिल अपना बॉन्ड दिया, आपने बोला कि मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, जब भी पुलिस बुलाएगी मैं आ जाऊंगा, ये हो गया। बेल बॉन्ड में क्या हो गया, आपको दूसरा एक पर्सन लेके आना पड़ेगा। अब ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस है, तो ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस हुआ, 7 साल तक का पनिशमेंट होता है। बताइए, बीएनएस पढ़ चुके हैं हम लोग, कौन सा सेक्शन है, 114, 115, 117, पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है, तो 117 में इसका पनिशमेंट दिया हुआ है। आप लोग दिमाग में लगाइए, मैं बैठा हूँ, आप लोग बस अभी याद करिए, ठीक। अब क्या हुआ, बेल बॉन्ड में सीरियस ऑफेंस है, तो कोर्ट कहती नहीं, तुम पे भरोसा नहीं है, तुम आदमी ठीक हो नहीं, इसका पहले कपार पार फोड़ चुके हो, तुम पे नहीं, तुम कोई अपनी जगह गारंटर लेके आओ। गारंटर आता है, गारंटर कहता है हाँ सर, ये अगर नहीं आता मेरी कोई जिम्मेदारी है, आएगा। कोर्ट कहती है ठीक है, 20,000 की बॉन्ड के ऊपर मैं इसकी बेल देने को तैयार हूँ। तो बेल बॉन्ड जो होता है उसमें आपकी जगह कोई गारंटी आती है, वो कोई श्योरिटी भरा जाता है, कुछ अमाउंट होता है, तो ये होता है बेल बॉन्ड। अब ये हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने बेल पढ़ी, ये सारी चीजें पहले नहीं थी, नई आई हैं, याद रखिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है हमारा, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी दे रखा है यहाँ पे। कॉग्निजेबल कहाँ गया पेन, इससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं 21C, जहां जो कि बताता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। 21C बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल और मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, तो भाई वो बेलेबल ऑफेंसेस हो जाएंगे जो कि शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है। पलट के देखिएगा शेड्यूल 1 क्लास के बाद, तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से पूरी लिस्ट दी हुई है। और इसके अलावा जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन नहीं है, वो सारे हो गए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बस इतनी ही डेफिनेशन है।
फिर आता है हमारा कॉग्निजेबल से पहले। हम्म, सारी चीजें हो गई, हाँ हो गई। फिर आता है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? पुलिस जिन ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कहाँ दिया हुआ है? 21G के अंदर डिफाइंड है। पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल और अदर लॉ, या फिर किसी और कानून के अकॉर्डिंग पुलिस जो है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। उन ऑफेंसेस को बोलते हैं कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आगे क्या होता है? FIR रजिस्टर होती है, और अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं। लेकिन जो NCR होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें ये होता है कि आप बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के किसी को अरेस्ट वरेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के ना तो आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ना ही आप करेंगे क्या? अरेस्ट करेंगे। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हम लोग आगे देखें ना देखें, हम लोगों ने अभी देख लिया। 21O में दिए हुए हैं। और इसमें जो ऑफेंस में जो एप्लीकेशन रजिस्टर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक, FIR रजिस्टर होती है सेक्शन 173 के अंतर्गत। इधर सब हो गया था। कंप्लेंट बचा है हमारा, और एक सेक्शन और बचा है हमारा। कंप्लेंट देखिए 21H में दी हुई है। देखें जरा क्या लिखा है। एलिगेशन टू मजिस्ट्रेट सीकिंग सेक्शंस एक्सक्लूड पुलिस रिपोर्ट विद नॉन कॉग्निजेबल डीमिंग रूल्स। पुलिस रिपोर्ट का एक्सेप्शन है ये। अब एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, कंप्लेंट में एक ट्रिकी चीज है। कंप्लेंट की जो ट्रिकी चीज है वो ये है, ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने आप आइए और अपनी पूरी बात रखिए। किस किस फॉर्म में? ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है। तो मतलब कंप्लेंट क्या है? ओरल और रिटर्न। आप मजिस्ट्रेट को आके बता रहे हो, आप किसको नहीं बता रहे हो? पुलिस वाले को नहीं बता रहे हो। तो कंप्लेंट कहाँ हो सकती है? सिर्फ मजिस्ट्रेट को हो सकती है। ये सेक्शन पूछ, ये चीज ही पूछी जाती है। और क्या कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट, जब वो सिर्फ उसी को हो रही है तो मजिस्ट्रेट को ही हो रही है, तो इसमें पुलिस रिपोर्ट आएगी नहीं। कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज है, इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका? इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर स्टार्टिंग में लगा कि ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल है, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस की जो रिपोर्ट है उसको हम लोग पुलिस वाले को एज अ कंप्लेनेंट ट्रीट करेंगे। और क्या होगा? पुलिस रिपोर्ट को क्या माना जाएगा? कंप्लेंट माना जाएगा। तो ये कहाँ बताया है? एक्सेप्शन में बताया, और ये पूछा बहुत जाता है। तो 21H आपको पता होना चाहिए, कंप्लेंट है। कंप्लेंट ओरल या रिटर्न मजिस्ट्रेट को होती है, पुलिस रिपोर्ट इसके अंदर नहीं आती है। एक्सप्लेनेशन एक दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर चाहे कुछ होता है और पुलिस वाले को लगता है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन बाद में होता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये जैसे ही उसको पता चलता है तो पुलिस वाला अपना सर पकड़ लेता है, और कोर्ट कहती है कि ऐसे तो गुरु, क्योंकि तुमने सारी इन्वेस्टिगेशन अपने आप से कर डाली, तो अब जो तुम्हारी ये रिपोर्ट है ये एज अ कंप्लेंट रेट होगी, और अब तुम बनोगे इसके कंप्लेनेंट। ठीक है, क्योंकि तुम ही बताया है ये सारी चीजें, तो तुम्हारे ऊपर ही सरदर्दी होगी। इसके अलावा एक सेक्शन और है बेटा, जो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा है। उस सेक्शन का नाम है चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। 21F इवन मेंस में पूछा जाता है। और अभी अगर आप लोगों ने, किसी ने यूपीएससी का पेपर दिया हो तो ये क्वेश्चन वहां पे भी था। तो ये सेक्शन क्या बताता है कि चार्ज क्या होता है? जब चार्ज में एक से ज्यादा हेड्स होते हैं तो किसी भी हेड ऑफ चार्ज को चार्ज कहा जा सकता है। मतलब मल्टीपल चार्जेस लगे हैं, सेक्शन इस इसमें इतने मल्टीपल टाइप से चार्जेस लगे हैं, तो किसी भी हेड को हम चार्ज बोल सकते हैं। जनरली जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट होता है उस हेड, उसको हम लोग हेड ऑफ चार्ज बना देते हैं। जैसे 302, 323, 504 ये सब लगा हुआ है। 302 जिसमें सबसे ज्यादा चार्ज है उसको हेड ऑफ चार्ज बना दिया गया। तो चार्ज को सीधे से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। चार्ज का चैप्टर कौन सा है? चार्ज का चैप्टर भी याद रखिए।
18 है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई। बस, चार्ज में से ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है। क्या बताया गया है, जब चार्ज में एक से ज्यादा हेड्स होते हैं तो किसी भी हेड ऑफ चार्ज को चार्ज कहा जाता है। बाकी चार्ज होता कैसे है, ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, चार्ज कौन फ्रेम करता है, चार्ज कोड फ्रेम करती है। चार्ज शीट इज अ डिफरेंट थिंग, चार्ज इज अ डिफरेंट थिंग। चार्ज शीट पुलिस लगाती है, चार्ज कोड फ्रेम करती है। सेशन कोर्ट होती है, वो पहले देखती है कॉग्निजेंस के बाद कि सारी चीजें सही हुए हैं कि नहीं है। अगर उसको लगता है कि हाँ केस बन रहा है प्राइमा फेसी, तो फिर वो चार्ज फ्रेम करती है और उसके ऊपर सारी दफाएं लगती हैं, और फिर एक्यूज को उसके बाद बताया जाता है, चार्ज पढ़ के सुनाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर सेक्शन 103 लगा है बीएनएस का। उसके अलावा तुमने किडनैपिंग करी है, उसका चार्ज लगा है, 137 का लगा है। और जितने भी उसमें ऑफेंस लगे होंगे वो सब बता दिएगा। मल्टीपल हेड्स होते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इतनी सी तो बात है, आप लोगों को तो पहली समझ में आ जाती है। अब तो सब लोग होशियार बच्चे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कहेंगे सर सब इम्पोर्टेंट है तो छोड़ें क्या। 21I के अंतर्गत, और ये पहला ऐड किया गया है। तो रिटर्न, वर्बल, पिक्टोरल या फिर वीडियो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फॉर्म, किसी भी रिटर्न, वर्बल या पिक्टोरल में से किसी भी फॉर्म में, मतलब कि चाहे मोबाइल पे हो चाहे कंप्यूटर में हो, के या किसी भी तरीके से टैबलेट के थ्रू हो रही जो ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज दिया आपने, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। इसीलिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो व्हाट्सएप पे नोटिस भेजे जाते हैं ईमेल से, अब कोर्ट नोटिस भेज सकती है, तो ये सारी चीजें अब लीगलाइज हो गई हैं। तो अगर आपको आपके क्लाइंट को कोई समस्या आ रही है, सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजना है, तो अगर आपने उसको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया नोटिस, ईमेल पे भी भेज दिया, तो भी वो वैलिड माना जाएगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 21I। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं 21J में बेटा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना ही पता होना चाहिए। स्टेट का हाई कोर्ट होता है, यूटी के केस में एक से ज्यादा हो सकते हैं। बस यही सब दिया है। जो इम्पोर्टेंट है, 21K इंक्वायरी, एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इंक्वायरी में हमेशा याद रखिएगा ट्रायल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है हर इंक्वायरी के अंदर एवरी इंक्वायरी अदर देन लिखा है ना, अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मतलब कॉग्निजेंस हुआ कोर्ट में या कंप्लेंट आई उसके पास, तो कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ इंक्वायरी की, अपनी तरफ से एक कमेटी बना दी, इंक्वायरी कमेटी, जांच पड़ताल करो। तो ये सारी चीजें जब कोर्ट करती है तब इसको बोलते हैं इंक्वायरी। इसके बाद आता है बेटा इन्वेस्टिगेशन, 21L। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएनएस के अंदर, बीएनएसएस के अंतर्गत पूरी डेफिनेशन वाला जो टेबल है, सेक्शन वाइज रेड डालिए, एक भी मत छोड़िए, कहाँ क्या दिया हुआ है सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। इन्वेस्टिगेशन का प्राइमा फेसी मतलब ये होता है कि भाई साबित करना, कि कलेक्शन करना, जो आपके पास एफआईआर आई है, जो एनसीआर है, या जो भी आपके पास इंक्वायरी एप्लीकेशन है, उसमें कलेक्ट करके लाना एविडेंसेस। कि जैसे कल को कोई कह दे, वो बियॉन्ड बैरेक्स वाले आलोक सर हैं, उनने किसी का सर्वर फोड़ दिया और पुलिस में जाके एफआईआर लिखवा दी, तो अब पुलिस आएगी, जांच पड़ताल करेगी, एविडेंस कलेक्ट करके लाएगी, बताए कि नहीं भाई ये झूठ है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर काउंट होती हैं। तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कौन सी प्रोसीडिंग है, इन्वेस्टिगेशन। कौन करता है, पुलिस करती है, बस इतना याद रखिए। प्रोसीडिंग फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस और ऑथराइज्ड नॉन मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऑथराइज नॉन मजिस्ट्रेट, कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखो, या तो पुलिस करती है या फिर प्राइवेट पर्सन करेगा, जिसको कि क्या किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट ने
इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथोराइज किया हो। कुछ गड़बड़ा गया मतलब यहाँ पे हल्का सा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखा गलत है, सब पढ़ा तुम लोग ने सही है। ठीक है, पढ़ लिखे वाले पे तो वैसे ही हम लोग बाद में ही जाते हैं, तो गलत उससे होने की संभावना ही नहीं होती। ठीक। जुडिशियल प्रोसीडिंग, अब ये यहाँ पे क्या था, इन्वेस्टिगेशन एल में था। जुडिशियल प्रोसीडिंग ये भी बेटा बहुत बार पूछा जाता है पीवाईक्यूज में, अगर आप देखेंगे। प्रोसीडिंग इन विच एविडेंस इज और मे लीगली बी टेकन ऑन, वो तो जिस भी प्रोसीडिंग के अंतर्गत एविडेंस जो है वो ओथ पे लिया जा रहा हो। अगर आप लोग में से कोई कोर्ट जाता है, गए होंगे, तो आप लोग देखते होंगे जब कुछ एविडेंस लगाना है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, तो आप उसी के पास जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओथ कमिश्नर। ठीक है, आप लोगों ने पिक्चर विक्चर देखी होंगी, तो वो उसमें बोलता है मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ऑन ओथ जो भी काम होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी। इन तीन चीजों में जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या क्या आएगा? आपने कभी देखा पुलिस वाला जो है वो किसी से ओथ पे एविडेंस ले रहा है? पुलिस वालों को खुद का भरोसा नहीं होता, वो दूसरे से क्या ओथ पे चीजें लेंगे? तो कभी नहीं लेते। इसलिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बेटा क्या क्या आता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हमारा सब आता है जो कि होता है इंक्वायरी और ट्रायल के अंतर्गत। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हम्म। आगे देखते हैं। पुलिस रिपोर्ट, फिर से पुलिस रिपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 21T। अब आप लोग कहेंगे सर बीच में एम के बाद NOP, तो देखो पहले एक बार देख लेते हैं एन में क्या दिया हुआ है। एन में आपका लोकल जुरिडिक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। वो लोकल एरिया जहाँ पे कोर्ट या मजिस्ट्रेट बैठेंगे और अपना काम करेंगे, उसको लोकल जुरिडिक्शन बोला जाता है। MNO हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। ठीक है। और पी में क्या है, नोटिफिकेशन है। तो बस इतना याद होना चाहिए, ऑफिशियल गैजेट में जो भी पब्लिश होता है वो होगा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओ पी हो गया, इसके बाद आया क्यू। क्यू में दिया गया है ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, कोई भी एक्ट, एक सेकंड थोड़ा साफ कर लिया, ऑफेंस ही डिलीट कर दिया क्या मैं, ये नहीं। समझ में आ रहा है बेटा ना? आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं हो रही है क्लास में? अगर कुछ लगे, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अपने बेरेक्ट खोलिए, देखिए ऑफेंस ओपन कीजिए, 21Q में ऑफेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट या ओमिशन हो ऑफ एनी लॉ अंडर पनिशेबल, उसको किसके अंदर पनिशेबल बनाया गया हो, उस एक्ट के अंतर्गत। जैसे BNS की डेफिनेशन से उसका स्कोप जो है वो एक्सटेंड कर जाता है, तो उसमें बताया गया है कौन कौन से ऑफेंस हैं, क्या क्या चीजें हैं। हम लोगों ने ऑफेंस क्या होता है, क्राइम क्या होता है, ये जब BNS पढ़ा था तब अच्छे से डिस्कस भी किया था। ठीक है, इसके अंदर एक चीज जो आती है, कैटल ट्रेसपास एक्ट का सेक्शन नंबर 20 भी ऑफेंस के अंदर आता है। ये चीज भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑफेंस हो गया। फिर आता है आर, इतना ही याद रखिए, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो absent है, तो उससे नीचे का जो अधिकारी है, जो कि कांस्टेबल की रैंक से ऊपर हो, बस वो इंचार्ज माना जाएगा। मतलब SHO नहीं है, ठीक है, इंस्पेक्टर नहीं है तो SI है। ठीक है, इंस्पेक्टर गायब है तो थाने का इंचार्ज उस टाइम पे कौन है, SI है। मतलब कि
एटलीस्ट कांस्टेबल की रैंक से ऊपर जो भी ऑफिसर अवेलेबल होगा वो होगा हमारा थाने का इंचार्ज, अगर ऑफिसर इंचार्ज एब्सेंट है। इसके बाद आते हैं हम लोग एस पे। एस बताता है क्या? प्लेस। प्लेस क्या होती है? प्लेस जैसे कोई भी हाउस, घर, बिल्डिंग, टेंट, वेसल, ये सारी चीजें प्लेस के अंदर आती हैं। अब आते हैं टी पे। पुलिस रिपोर्ट। रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस टू द मजिस्ट्रेट अंडर बीएनएसएस सेक्शन 193 का 3। और ये वहां पे हमारा था 173। तो जो भी रिपोर्ट सेंड करी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसको? किसको? जो भी रिपोर्ट सेंड करी जाती है पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट को, मैंने ही गलत बोला, ठीक है। जो भी रिपोर्ट सेंड करी जाती है पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 193 के 3 के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। यहीं पे लगती है एफआर, लगती है चार्जशीट आती है, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे हम लोग देखते हैं। एफआर का मतलब होता है कि पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला तो जो भी केसेस है उसे रफा दफा करो, तो उसको फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। चार्जशीट मतलब फ्रेम हो गए, मतलब उसको पुलिस को मिल गया है चार्ज वार्ज की ये सब गड़बड़ किया था, तो उन्होंने अपनी तरफ से चार्जशीट लगा दी है। उसके बाद ही कॉग्निजेंस ऑग्निजेंस लिया जाता है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट हो गया। इसके बाद 21U में पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद हमारा आता है फी लिखो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही बताया गया है कि जो सेक्शन 18 के अंदर अपॉइंट हो, और इसके अंदर वो भी आएंगे जो लोग पीपी के डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर आएंगे। ये हो गया 2V हो गया। इसके बाद आता है 2W। 2W क्या बताता है? सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या होता है? एक डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन होते हैं, यही बताया गया है 2W के अंदर। एक्स के अंदर बताया गया है समन केस, ठीक है। एक्स के अंदर बताया गया है समन केस, और वारंट केस बताया गया है डब्ल्यू के अंदर। अब यही दो इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्स क्या बात करता है पहले वो देखते हैं। समन केस, केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस दैट इज नॉट ए वारंट केस। बहुत टेक्निकल डेफिनेशन, आप लोग जिंदगी भर याद करते रह जाओगे लेकिन याद नहीं होगी। कोशिश कर लो, बहुत मेहनत वाला काम है। याद हो जाएगी तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे वारंट केस। ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, एलआई और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 इयर्स। मतलब कि जिस भी ऑफेंस में 2 साल से ऊपर की पनिशमेंट है वो वारंट केस होंगे, याद रखिएगा। 2 साल से कम ऑब्वियसली समन केस। जो वारंट केस नहीं है, यही तो लिखा है, देखो कितनी टेक्निकल डेफिनेशन है। ऑफेंस डेट इज नॉट अ वारंट केस, वो हो गए हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। क्या बताया गया है? ओल्ड रेफरेंसेस टू मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आर रेड विद एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लास फंक्शंस इन्वॉल्विंग एविडेंस पनिशमेंट डिटेंशन। और अच्छा एक सेकेंड, ये पढ़ने से पहले एक जरूरी चीज यहीं देख लेते हैं। हम लोगों ने जो छोड़ा वो है 2Y में विक्टिम डिफाइंड है बेटा। विक्टिम मतलब जो पर्सन जिसे एक्यूज के एक्ट या ओमिशन से क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अगर किसी को कुछ लॉस हुआ है किसी पर्सन के एक्ट या ओमिशन से तो उसको विक्टिम बोला जाएगा। इंजरी हुई है, इसमें विक्टिम के गार्जियन और लीगल एयर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो विक्टिम जिसको क्या हुआ है? इंजरी हुई है, जोड़ा गया इंजरी, विक्टिम प्लस उसके लीगल गार्जियन भी जो रिश्तेदार हैं वो भी होंगे। पता चले अब किसी को ऐसी इंजरी हो गई कि अब वो कोमा वोमा में है, लड़की है, ठीक है, उस पर एसिड अटैक हो गया तो वो तो विक्टिम हुई। अब वो जब होश में नहीं आ पा रही है तो उसकी तरफ से काम कौन करेगा? तो विक्टिम के जो लीगल गार्जियंस हैं, लीगल एयर्स हैं, वो भी हम लोग विक्टिम की कैटेगरी में रखते हैं। वो भी तो सफरर हैं भाई, उसके घर वाले भी तो सफरर है ना, कि कोई बच्ची है वो झेल गई है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो अगर किसी भी मेजर, अब हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस पे, कहाँ कैसे क्या दिया हुआ है ना रेफरेंस। अगर जैसे सपोज कहीं पे मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है सेकंड क्लास, तो या फर्स्ट क्लास का रेफरेंस है तो उसको कैसे समझा जाएगा? जैसे यहाँ पे
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब पूरे उसमें कहीं पे भी लिख दिया मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को हम लोग क्या रेफर करेंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेफरेंसेस हैं वो वहीं पे अप्लाई हो जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कहीं पे लिखा कुछ है उसको हम किस रेफरेंस में बोल रहे हैं, ये हमको बताता है सेक्शन नंबर 3। ठीक है, अगर फंक्शंस एविडेंस अप्रिशिएट करने का है, पनिशमेंट देना या डिटेन करने वाले हैं, तो फिर वहां पे अगर मजिस्ट्रेट लिखा है तो फिर कौन हो जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर एविडेंस को अप्रिशिएट कर रहे हो, पनिशमेंट देना है, कन्विक्शन करना है, डिटेंशन है, ट्रायल से रिलेटेड कुछ है, सेंडिंग या फिर कमिटिंग एक्यूज फॉर ट्रायल है, तो ये सारे काम किसके हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हैं। तो कहीं मजिस्ट्रेट लिखा है तो उसके फंक्शन से हम समझेंगे कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, प्रिवेंटिव फंक्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर ट्रैंक्विलिटी वाले फंक्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, लाइसेंस देने हैं, सैंक्शंस देना है, या फिर इसी से सिमिलर कोई एग्जीक्यूटिव काम करना है, तो मजिस्ट्रेट लिखे होने पे हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो भाई साहब हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। सेक्शन नंबर 3 इतनी बात करता है, पूछा जाता नहीं है लेकिन आप पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 4 क्या बात करता है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर बीएनएस एंड अदर लॉज। बीएनएस ऑफेंसेस एंड अदर लॉज ऑफेंसेस कैसे इन्वेस्टिगेट होंगे, इंक्वायर करे जाएंगे, एंड ट्राइड अंडर बीएनएस अनलेस अनदर लॉ रेगुलेट्स प्रोसीजर। मतलब कि आईपीसी के अंदर, बीएनएस के अंदर या किसी और कानून के अंदर कैसे जो प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। हमने देखा ही कि बीएनएसएस जो है प्रोसीजर लॉ है, तो इसी के अकॉर्डिंग बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें फॉलो करी जाएंगी, ये बताया गया सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 5 में क्या बताया गया, ट्रायल वायल का जो ऑफेंसेस है ना, ये इसकी हेडिंग अगर देखें हम लोग तो है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर बीएनएस एंड अदर लॉज। ठीक है, सेक्शन 5 क्या बताता है, नथिंग इन बीएनएस सेविंग क्लॉज है ये, कि बीएनएस किसी भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ जो होंगे उनको ओवरराइड नहीं करेगा। मतलब स्पेशल लॉज के जो प्रोविजन उसमें दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो लॉ चलेगा, बीएनएस ऑटोमेटिकली उसको ओवरशैडो ओवर एम्पावर नहीं करेगा, ये बताया है सेक्शन 5 में। इसकी हेडिंग है सेविंग। अब यहां से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगी, सेक्शन नंबर 6। आपको यहाँ से डेफिनेशन क्लॉज पता होना चाहिए, सारे सेक्शंस आपको रटे होने चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 1 में एक्सटाइटल वो कहाँ तक कमेंसमेंट है, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज वाला इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के अंदर कहाँ के पार्ट में, ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि कहाँ अप्लाई होता है, और स्टेट ऑफ नागालैंड एंड आसाम में अप्लाई होता है तो कौन से चैप्टर अप्लाई होते हैं, यही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सेक्शन कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है ये पूछेगा डेफिनेशन क्लॉज में से। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ, क्रिमिनल कोर्ट्स के स्ट्रक्चर पे अंडर बीएनएसएस। तो जुडिशियल साइड पहले देखते हैं, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजीएम, एसीजीएम, एसडीजीएम, जेएम फर्स्ट क्लास एंड जेएम सेकंड क्लास, सेक्शन नंबर 6 बताता है। एग्जीक्यूटिव साइड में कौन है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, डीएम है, एडीएम है, एसडीएम है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसके नीचे, फिर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फिर प्रोसिक्यूशन के तरफ सबसे ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आएगा, फिर आएगा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पीपी, फिर सबसे निचले स्तर पे आएंगे एपीपी, जो लोग आप लोग बन के जाओगे। तो अगर जुडिशियल साइड है तो सबसे ऊपर कौन है, हाई कोर्ट है। एग्जीक्यूटिव है तो सबसे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर डीएम है। ठीक है, और अगर प्रोसिक्यूशन है तो सबसे हायरार्की में सबसे टॉप पे कौन है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 6। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाया होगा आज तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि किसका कहाँ कैसी हयाती है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, सेक्शन 6 के अंदर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अदर लॉ। मतलब कि जैसे कि पॉक्सो है, पॉक्सो के अंदर स्पेशल कोर्ट लगती है। ठीक है, कौन सी कोर्ट लगती है, स्पेशल।
गुंडा एक्ट स्पेशल कोर्ट लगती है। गुंडा एक्ट में क्या, गैंगस्टर है, ठीक है। इसके अलावा यूएपीए है, तो इन सब में स्पेशल कोर्ट्स लगती हैं। गुंडा एक्ट में तो खैर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही सारी चीजें डील कर लेता है, ठीक। तो अब पॉक्सो है, SC ST है, जिनमें अलग से ही कोर्ट बनाई गई हैं। तो ये सारी अदर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अदर लॉज। तो ये वाली कोर्ट्स हो गई और हाई कोर्ट हो गई। इसके साथ साथ कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये होते हैं हमारे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। तो टोटल कितने हैं, 5 हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि BNSS में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटा दिया गया है, तो आप लोगों को भी यहाँ से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। CRPC में था, लेकिन अब हमारे पास नहीं है। ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, आज ही की क्लास में 10 बार बता दिया है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर क्या क्या आएगा, DM SDM, ये सारी कोर्ट्स हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट है क्या, यहाँ दिख रही है, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल सुप्रीम, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओरिजिनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। कोई पूछे कंफ्यूज नहीं होना, साफ साफ जवाब देना, ठीक। टेरिटोरियल डिवीजन क्या है, तो एवरी स्टेट इज और कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन। तो हर स्टेट जो है उसके अंदर इतने सेशन डिवीजन होते हैं। हर सेशन डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट होती हैं, या फिर कई सारी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर हाई कोर्ट कंसल्टेशन, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट की लिमिट्स और उनके नंबर जो है वो हेर फेर कर सकती है। तो ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं। जब ये लोग सब डिवाइड हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे कोर्ट्स अपॉइंट करना स्टार्ट करते हैं। फिर एक जज रखा, फिर उस जज का जुरिडिक्शनल टेरिटोरियल डिवीजन कराया, कि भाई इस एक्स जगह से लेके एक्स जगह तक तुम्हारा टेरिटोरियल डिवीजन है। तो यही कुल मिला के सारी चीजें टेरिटोरियल डिवीजन में आती हैं। कोई बढ़िया सेक्शन है, पूछा जाएगा नहीं। सेक्शन 6 आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सेक्शन 8 बताता है कोर्ट ऑफ सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब है ही इंपॉर्टेंट। इसमें बताया जाता है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। देखो हर सेशन डिवीजन के लिए, एवरी स्टेट इज और कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन। तो उस हर सेशन डिवीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो है अपॉइंट बनाती है, स्टैब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन। स्टैब्लिश कौन करा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्या स्टैब्लिश हो रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन। एवरी सच कोर्ट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय अ जज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अपॉइंट कौन कर रहा है, अपॉइंट कर रहे हैं हाई कोर्ट, ठीक है। समझ में आई सारी चीजें, अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। High Court may appoint additional session judges. The section also deals with the urgent application, place of sitting and distribution and businesses. अभी क्या बता रहा है, सेक्शन 8 के 3 में ये बात होती है। 8 के 3 में और 8 के 5 में चीज डिस्कस करी जाती है। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, प्रीलिम्स में पूछा जाने की संभावना कम है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे सेशन है, अभी कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो वेकेंट पड़ी है। अब जब वेकेंट पड़ी हुई है तब फिर क्या किया जाएगा, तो ये प्रोविजन हमको मिलता है कहाँ, ये प्रोविजन हमको 8 के 3 और 8 के 5 में मिलता है। या तो छुट्टी पे है 8 का 5, 8 का 3 वेकेंट है, तो फिर हाई कोर्ट क्या करेगा, दे देगा सिस्टम ADJ को, ठीक है, असिस्टेंट वो एडिशनल सेशन जज को। अगर असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो फिर ये मैटर किसको पास जाएगा, CGM के पास। तो इस केस में CGM के पास पावर हो जाएगी कि वो डिस्पोज ऑफ कर सके किसके मैटर, सेशन जज के। सेम सिनेरियो होगा अगर कोर्ट वेकेंट है, वो मतलब वेकेंट है तो ये हो जाएगा, हाई कोर्ट भेजेगा, ठीक है। और अगर वेकेशन पे है, वेकेशन पे है कौन, हमारे सेशन जज, तो ये खुद ही अपॉइंट कर देंगे एडिशनल सेशन जज को,
या फिर अगर एडिशनल सेशन जज नहीं है तो फिर हमारे सीजीएम साहब जो है वो डिसाइड करेंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट, बस इतना याद रखिए। क्या क्या याद रखना है? सीआरपीसी में कौन सा था? सेक्शन 10 था, ठीक है, और सेक्शन 9 था। सेक्शन 10 असिस्टेंट की बात करता था, जो कि अब नहीं है। एसेंशियल्स क्या क्या है? कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेशन जज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, बस इतना याद रखना है। यहाँ से और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चेंज क्या हुआ है? सीआरपीसी है सेपरेट प्रोविजन असिस्टेंट सेशन जज के लिए, लेकिन अब वो बीएनएस के चैप्टर नंबर 2 में रिप्रोड्यूस्ड एट सेपरेट ऑफेंसेस, उसको खत्म से कर दिया गया है। अब 11 में सीधे सीधे समझिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर रहा है। 9 है, जो सेक्शन 9 है वो हमारा क्या बात करता है? कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो स्टैब्लिश कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, इतना याद रखिए। स्टैब्लिशेज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास कोर्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के साथ। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इन सेक्शंस में से इतनी चीज पढ़नी है। इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है? वो यहीं से अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। और ये कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश कौन कराता है? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कराती है। किसके साथ? हाई कोर्ट से बातचीत करने के बाद। वैल्यू है भाई हाई कोर्ट की, ऐसा थोड़ी है कि हाई कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है या सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत वैल्यू है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही था अभी प्रोटेस्ट के टाइम पे, जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया कि हाँ बहुत टाइम इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट ना करिए। तो सब बिजी लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है? हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एज सीजीएम जो है वो अपॉइंट करेगी। तो सीजीएम कौन बनाएगा? हाई कोर्ट बनाएगी। और इसकी कोर्ट तो ऑलरेडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 9 में देख ही लिया कि स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, तो सीजीएम की कोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। अपॉइंट कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब प्रमोशन वो देगा हाई कोर्ट, ठीक है। ये लोग एसीजेएम भी अपॉइंट कर सकते हैं और डेजिग्नेट कर सकते हैं एसडीजेएम को भी, ठीक है। सेक्शन नंबर 11, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये अगर किसी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया प्लस हाई कोर्ट ने कंफर्म किया तब अपॉइंट किए जाएंगे। 1 साल से ज्यादा समय के लिए एक बार में अपॉइंट नहीं होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी मांग सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसकी मांग कर सकती है। हाई कोर्ट जो है वो किसी भी पर्सन को, मतलब जो जज की कैटेगरी में हो। ठीक है, यहाँ पे और तो कुछ सारी चीजें क्लियर है। हाई कोर्ट ही है जो अपॉइंट करेगी। बाकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी, ठीक है। सारी चीजें कवर हो गई। कहाँ था? सीआरपीसी में 13 में था, यहाँ पे 11 में। अब 12 क्या बात करता है? सीजीएम डिफाइंस लोकल लिमिट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट कंट्रोल डिफॉल्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज जुडिक्शन, मतलब कि सीजीएम जो है वो लोकल लिमिट्स बताएगा, उसके अंदर जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। और ये सब डायरेक्ट जो मेजर कंट्रोल होगा, सब्जेक्ट किसका होगा? वो हाई कोर्ट का होगा, ठीक। लोकल जुडिक्शन कौन बता रहा है? सीजीएम बता रहा है। सबऑर्डिनेशन किसका है? सबसे ऊपर सेशन। सबऑर्डिनेशन अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। सेशन, फिर सीजीएम, फिर जेएमएफ सी, फिर जेएमएससी, ठीक है। ये सारी चीजें सबऑर्डिनेशन हो गया। और लोकल लिमिट्स कौन बताता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लोकल जो उनका एरिया है, जुडिक्शन है, वो कौन? सीजीएम बताएगा। और ये सब जो है वो अंडर कंट्रोल किसके होगा? हाई कोर्ट के अंडर होगा। सबऑर्डिनेशन जो होगा, सीजीएम सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, सेशन जज को रिपोर्ट करेगा। अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे सबऑर्डिनेट सीजीएम के, सब्जेक्ट टू द सेशन जज कंट्रोल। और ये सब किसके कंट्रोल में आएंगे? सेशन जज के कंट्रोल में आएंगे। अब आ जाती है कहानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, 14 से लेके 17 तक। बोर तो नहीं हो रहे हैं? पानी वानी पी लीजिए, बोर होने की जरूरत नहीं है, समय बहुत कम है बेटा। जितनी जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके हमको पढ़ना है। समय बहुत ही कम है।
अराउंड 1 घंटा होने वाला है हमारी क्लास को। अभी सफर थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि अभी तो सेक्शन 14 तक पहुंचे हैं, 25 तक जाना है, अराउंड 10 सेक्शन है अभी हमारे पास। तो देखते हैं सेक्शन 14 क्या बात करता है। ये भी है ना, सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 20 हुआ करता था, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्टार्टिंग हम लोगों ने देखा, डीएम हो गए, एडीएम हो गए, एसडीएम हो गए। तो ये में कन्फर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट सबसे पहले देखिए कौन करता है। कहाँ गया, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हाई कोर्ट के कंसल्टेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें क्या बनाती है, डीएम बनाएगी, एडिशनल डीएम बनाएगी, एसडीएम बनाएगी, कुछ भी बना सकती है। तीसरा पॉइंट, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे उसको भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती है। ये राम कहानी कहाँ बताई गई है, सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 का हेड क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बहुत शानदार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सारी चीजें। 15 जितना बताया जा रहा है उतना ही पढ़ना बेटा। ज्यादा पढ़ने कुछ मत करना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत। पढ़ना इतना ही, क्वेश्चंस के अलावा सॉल्व करना। कहीं समस्या आए तो पूछना, लेकिन इससे ज्यादा मत पढ़ना। मतलब आप कहोगे कि सर कते पढ़ने को मना कर दे रहे हो, इतने से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, जितने से पेपर निकलना है उतना ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक। 15 बीएनएसएस, सीआरपीसी का 21, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द एसपी और इक्विवेलेंट। अगर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा है तो किसी एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लिया जा सकता है, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को लिया जा सकता है जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी हो या फिर उसके इक्वल हो। ये हो गया स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कार्यकाल। सेक्शन 16 और 22, डीएम डिफाइन करेगा लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि हायरकी में स्टेट गवर्नमेंट के बाद वही आता है, तो उसी के अंदर ये सारी चीजें होंगी। सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल, ऐसे ही जैसे सीजीएम कर रहा था, लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। अब 17 और 23, 23 और 17 एक ही सेक्शन, बात क्या वहां पे क्या बात होती है। 17 क्या बताता है, सबऑर्डिनेशन की। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर सबऑर्डिनेट टू डीएम। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, डीएम के। सब डिविजनल कंट्रोल थ्रू एसडीएम सब्जेक्ट टू डीएम। ठीक है, सेम जिस तरीके से हम लोगों ने उधर पढ़ा था वैसे ही यहाँ पढ़ा है। जैसे जजेस के लिए था, सीजीएम किसके सबऑर्डिनेट है, सेशन के। बाकी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं सब सीजीएम के सबऑर्डिनेट हैं, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ डीएम। तो उसी तरीके से वो कौन सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 13 था। ठीक। बीएनएस सेक्शन नंबर 15 जो है वो एक्सप्रेसली ऐड किया है एसपी रैंक के इक्विवेलेंट पुलिस ऑफिसर को एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये हमारे सीआरपीसी में नहीं दिया हुआ था। ठीक। ए एन रॉय का केस था, कन्फर्मेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एडीएम पावर ऑन कमिश्नर ऑफ पुलिस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल पावर क्वेश्चन। इसको चैलेंज किया गया था, तो कोर्ट ने बताया ए एन रॉय के केस में कि ये जरूरी है। बेवकूफ मत बनो, हमसे फालतू बात मत किया करो, हम पढ़ लिख के यहाँ पहुंचे। ओ सॉरी, कोलिजियम से पहुंचे। पढ़ाई लिखाई वाली बात पे कोई भी ऑफेंस नहीं। सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करी जाती है। तो दो चीजें, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पीपी एंड में अपॉइंट एडिशनल पीपी फॉर हाई कोर्ट। तो स्टेट अपॉइंट करती है पीपी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट पैनल जो है प्रिपेयर किया जाता है बाय डीएम इन कंसल्टेशन विद सेशन जज सब्जेक्ट टू द प्रोसिक्यूटिंग कैडर रूल। सेशन जज के साथ आप डिस्कस करते हैं, डीएम जो है और वो लिस्ट अपनी तैयार करता है। जनरल पीपी एडिशनल पीपी की एलिजिबिलिटी है 7 साल का उसके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशल पीपी एलिजिबिलिटी कितनी है, अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है तो 10 साल की होनी चाहिए। विक्टिम्स एडवोकेट में असिस्ट प्रोसिक्यूशन इफ कोर्ट परमिट। अगर विक्टिम ने अलग से कोई और केस कर रखा है वकील, तो वो असिस्ट कर सकता है किसको, पीपी को, लेकिन वो असिस्ट करेगा। प्राइमरली आपका वकील कौन होगा, वो होंगे हमारे
जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वही। शिव कुमार वर्सेस हुकुमचंद का केस इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट्स सेशन प्रोसिक्यूशन with fairness to court, investigating agency and accused. Private counsel cannot replace the statutory control of the public prosecutor. इसके अलावा मुकुल दलाल, जो मैंने अभी समझाया आपको वही चीज है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो चीजें ले नहीं सकता कंप्लीटली। वो प्राइवेट लॉयर अगर विक्टिम ने रखा है तो वो सारी चीजें अपने आप नहीं ले सकता, उसको आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर रहना पड़ेगा। मुकुल दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट्स appointment should not become routine merely at the instance of powerful private complainant. The state must apply objective scrutiny because the office serves public purposes. तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट जो है वो रूटीन में ना हो जाए, जिस हिसाब से जरूरी हो चीजें उसी हिसाब से की जाए, और इस सब की जिम्मेदारी कौन रखे, स्टेट को ये सारी चीजों की ध्यान रखना है, स्क्रूटनी कराते रहना है। सेक्शन नंबर 19 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 19 बहुत अच्छा सेक्शन है भाई, क्योंकि ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है। और ये अच्छा इसलिए है क्योंकि हम लोग भी इसी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एपीओ ही तो है, एपीपी तो है, राजस्थान एपीपी। तो वो कहाँ है? सेक्शन 19 में, और सीआरपीसी में सेक्शन 25 था। तो स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एपीपी अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट वन और मोर एपीपी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो आप लोग कहाँ जाओगे? मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही जाओगे। ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एपीपी फॉर केसेस और क्लासेस ऑफ केसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी अपॉइंट कर सकती है एपीपी केसेस के लिए या क्लासेस ऑफ केसेस के लिए। अगर कोई, इफ नो एपीपी इज अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर केस, डीएम में अपॉइंट अनदर पर्सन आफ्टर 14 डेज नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि कोई बंदा मिल नहीं रहा है तो फिर डीएम नोटिस देगा स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बाद वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। अगर कोई एपीपी अवेलेबल नहीं है तो डीएम ये काम कर सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इवन एक पुलिस ऑफिसर को भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। क्या? एपीपी बनाया जा सकता है। वेरी पावरफुल। इन्हीं सब चीजों पे तो बवाल होता है जो हम लोग देखते हैं। पुलिस ऑफिसर कब एपीपी नहीं बन सकता है, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। वो तब है जब पुलिस ऑफिसर की जो रैंक है वो इंस्पेक्टर के नीचे की हो और उसने इन्वेस्टिगेशन खुद की हो। तो दो चीजें हैं, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन अगर उसने खुद करी है और दूसरा वो इंस्पेक्टर से नीचे है। तो रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज फॉल बैक एपीपी फॉर दैट पर्पसेस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अब उसी ने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो एपीपी है, तो कैसे ही बात बनेगी? फेयर नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया। पुलिस ऑफिसर बिलो इंस्पेक्टर रैंक कैन नॉट बी अपॉइंटेड। पुलिस ऑफिसर जो है इंस्पेक्टर रैंक से अगर नीचे है तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। फॉल बैक अपॉइंटमेंट इस केस स्पेसिफिक, नॉट नॉर्मल, फालतू चीजें जरूरत नहीं है। ठीक है। द 14 डेज नोटिस रिक्वायरमेंट ये पहले नहीं था, अब ऐड किया गया टू द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर डीएम is expressly found in BNS 19.3. This was not in old central 25 3। ठीक, समझ में आ गया? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, आपको सेक्शन पता होना चाहिए, पूछा जाएगा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ऊपर ऊपर से पढ़िए। एलिजिबिलिटी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए 15 ईयर एडवोकेट प्रैक्टिस और इज हैज बीन अ सेशन जज। वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है अगर उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस में, या फिर वो सेशन जज रहा है। ठीक है। क्या करेगा? मॉनिटर केसेस पनिशेबल 10 ईयर्स और मोर, लाइफ और डेथ, और अपील पे ओपिनियन देगा। ये इसका इतना काम है। 10 साल या फिर लाइफ या फिर डेथ, याद रखना पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा यहाँ से, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर 15 ईयर का उसका प्रैक्टिस होना चाहिए और इज हैज बीन सेशन जज, सेम एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। लेकिन स्क्रूटनाइज पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटर 7 ईयर्स और मोर बट लेस देन 10 ईयर्स, क्योंकि 10 साल से ऊपर वाला हमारा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कर रहा है। तो 7 से 10 साल तक का जो काम धंधा है वो कौन कर रहा है? डिप्टी डायरेक्टर कर रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद हम लोग देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। इसकी प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो 7 साल तक की एडवोकेट की प्रैक्टिस हो, और हैज बीन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मॉनिटर्स केसेस पनिशेबल लेस देन 7 ईयर, 7 साल से कम के जो केसेस हैं उनको ये मॉनिटर करता है। डायरेक्टरेट स्ट्रक्चर क्या है? स्टेट के अंडर आता है, स्टेट होता है सबसे पहले, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट होता है।
डायरेक्टरेट मॉनिटरिंग ब्रांच लेस देन 7 ईयर, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर। फोकस लोअर पनिशमेंट बैंड केसेस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर सेक्शन 20, 7 साल से 10 साल डिप्टी डायरेक्टर, 10 साल से ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। CRPC 25A was brought section BNS section 20 gives district directorate assistant director layer higher eligibility and statutory grace। यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं, एलिजिबिलिटीज जो हैं वो चेंज करी गई हैं। पावर ऑफ कोर्ट हमारा चैप्टर नंबर 3, ये लास्ट चैप्टर है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पावर ऑफ कोर्ट्स क्या क्या दी गई है वो बताया गया है। सेक्शन 21 हमारा क्या बात करता है, इसका जो स्टेटमेंट है वो देखिए फेयर एक्ट में अपनी, courts by which offences are triable, section 21। अब BNS offense may be tried by high court। तो ये अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि जैसे बीएनएस के अंदर हुआ कुछ तो वो क्या हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, और द कोर्ट शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल, या फिर जो कोर्ट दिखाई जाएंगी फर्स्ट शेड्यूल में वो सारी चीजें ट्राई कर सकती हैं। अदर लॉ ऑफेंसेस आर ट्राइड बाय द कोर्ट नेम्ड इन दैट लॉ। जो किसी और ऑफेंस में आ रहा है, एनडीपीएस में आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, तो उनमें बताया गया होगा कौन सी कोर्ट में, तो सीधे मुंह उठा के वहीं चले जाओ। अगर किसी का भी नाम नहीं बताया गया है तो हाई कोर्ट, अगर मेंशन नहीं है कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी तो हाई कोर्ट, और या फिर फर्स्ट शेड्यूल में जाइए वहां देखिए, वहां दिया होगा। स्पेशल लॉस की बात हो रही है। स्पेसिफाइड बीएनएसएस सेक्शन, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, सेक्शन सेक्शन 63, 64, ये सब हम लोग 69 ये सब पढ़ते हैं। एज फार एज प्रैक्टिकेबल ट्राइड बाय कोर्ट डिसाइडेड ओवर बाय अ वुमेन, वुमेन जज के द्वारा ही प्रिसाइड करी जा रही हो, कोशिश यही करी जाएगी मैक्सिमम। एसेंशियल्स क्या है, ट्रायल को डिपेंड करता है फर्स्ट शेड्यूल में और स्पेशल स्टैट्यूट में जो बताया गया। तो अगर कौन से केस में कौन ट्रायल करेगा, ये चीजें कहाँ फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, कभी फर्स्ट शेड्यूल पलट के देखिएगा। स्पेशल लॉ ट्रायल फोरम ओवर राइड्स जनरल शेड्यूल, स्पेशल लॉ ट्रायल फोरम जो है वो ओवर करेगा जनरल लॉ को। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे सेविंग क्लॉज में कि स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, बीएनएसएस उसको ओवरराइड नहीं करेगा। ट्रायल फॉरम एंड सेंटेंसिंग पावर आर सेपरेट क्वेश्चन। ट्रायल कौन करेगा और सेंटेंसिंग पावर ये दोनों अलग चीजें हैं, इसको एक साथ लिंक नहीं करिए। करस्पॉन्ड टू सीआरपीसी सेक्शन 26, सीआरपीसी सेक्शन 27 जुवेनाइल जुरिडिक्शन इज नॉट रिप्रोड्यूस एज अ सेपरेट। वहां पे जुवेनाइल के ट्रायल को लेकर भी बात थी लेकिन वो हटा दिया गया है यहाँ से। ठीक है, बाकी तो ठीक है, इसमें इतना कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है। सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट है कि भाई वो जुवेनाइल वाला हटा दिया, वहां पे ऑलरेडी उस कोर्ट में बताया गया है ना कि ये वाली जो चीज है ये डिसाइड कर रहा है, ये यहाँ पे ये स्पेशल कोर्ट बैठी है, तो अलग से क्यों ही रखना, हटा दिया। सेंटेंसेस बाय हाई कोर्ट एंड सेशन जज, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 28। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस, देखो हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, इवन डेथ सेंटेंसेस भी। ठीक। नो कंफर्मेशन बाय अनदर क्रिमिनल कोर्ट आर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 22, इसमें कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। सेशन और एडिशनल सेशन कोर्ट क्या कर सकती हैं, तो सेशन और एडिशनल सेशन कोर्ट ये कर सकती हैं कि वो एडिशनल सेशन कोर्ट्स ये कर सकती हैं कि वो सारे पनिशमेंट दे सकती हैं, उन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उनके ऊपर जो कहानी देखी जाएगी वो सिर्फ इतनी देखी जाएगी कि वो कुछ भी करें, डेथ सेंटेंस भी अगर पास कर रही हैं तो उनको ये करना है कि डेथ सेंटेंस को आपको हाई कोर्ट से अप्रूव कराना है। जब तक हाई कोर्ट अप्रूव करके नहीं देती है तब तक आपका जो डेथ सेंटेंस है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बस इतना सा काम होता है। और ये जो अप्रूवल वाला सेक्शन है जहाँ पे जाता है, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं डायरेक्ट मैप को देख के बताता हूँ जरा कि कौन सा सेक्शन है जहाँ पे डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन के लिए जाता है, जहाँ 407 या ऐसे ही कुछ था। एक मिनट की, मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है, बेरेट भी कभी कभी खोलनी चाहिए। हम्म, अगर जैसे सेशन जज के पास कोई केस आया और वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जैसा कि बच्चन सिंह के मामले में तो आ गया था, तो वो क्या कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। लेकिन डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, हाँ देखिए सेक्शन 407 बोल रहा था ना मैं, तो सेक्शन 407 में क्या दिया हुआ है,
सेक्शन 407 की हेडिंग पढ़ते हैं। सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। तो वो जो सेंटेंस है वो कोर्ट के पास आएगा कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद 409 में हाई कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन सुनाएगी कि उन्होंने डिसीजन कंफर्म किया कि नहीं किया। ठीक, इसको यहाँ से लिंक करके आपको पढ़ना चाहिए। अब हाँ, ये हम लोगों ने देख लिया कौन कौन कितना सेंटेंस पास कर सकता है। सेक्शन नंबर 23, सेंटेंसिंग पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस दे सकते हैं, अब यहाँ से ये समझिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है अगर, तो एनी लॉफुल सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ, एलआई और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 साल, मतलब 7 साल तक का जो पनिशमेंट है वो सीजीएम दे सकता है। इसका मतलब है एक्सेप्ट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। फाइन लिमिट कितनी भी दे सकता है, कोई ज्यादा उसके लिए लिमिट नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अप टू 3 इयर्स तक का पनिशमेंट दे सकते हैं, अप टू 50,000 पनिशमेंट वो दे सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस का भी ऑफेंस ये वो पनिशमेंट दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अप टू 1 ईयर, अप टू 10,000 पनिशमेंट और कम्युनिटी सर्विसेज। ओल्ड सीआरपीसी पे जेएमएफसी का जो फाइन था वो 10,000 था, जेएमएफसी वो सेकेंड क्लास का था 5,000, जो कि यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। कम्युनिटी सर्विसेज अपीयर्स एज एन एक्सप्रेस सेंटेंसिंग ऑप्शन फॉर जेएमएफसी एंड जेएमएफ2। सीजीएम हैज नो डेथ नो लाइफ। ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने वाली नहीं, सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक चीज जो मैं देख रहा था यहाँ पे, वो कम्युनिटी सर्विस जो है वो यहाँ के एक्सप्लेनेशन में सेक्शन नंबर 30 में दी हुई है। ये बहुत अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहता है कि ये एक ऐसी सजा है जिसमें कम्युनिटी का भला होता है, मतलब कम्युनिटी की भलाई, कम्युनिटी के लिए की जाने वाली सर्विस। तो ऐसा कोई भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा जिससे कम्युनिटी का भला होगा, और ऑफेंडर को इस काम के लिए कोई भी रेम्यूनरेशन, खर्चा पानी नहीं दिया जाएगा। जैसे आपसे बोल दिया कि जितने भी डिवाइडर है हमको पेंट कर दो, जितने भी पब्लिक प्लेसेस के टॉयलेट से हमको साफ करो, रोड पे झाड़ू लगा दो, या कोई आपको दे दिया जाएगा क्या बोलते हैं ओल्ड एज होम दे दिया जाएगा, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ आपको बोल दिया जाएगा, इस तरीके से कम्युनिटी मतलब सोसाइटी के लिए जो फायदा पहुंचा है ऐसे कोई भी पनिशमेंट आपको दे दिया जाएगा। और ये कहाँ बताया गया है, तो देखो कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है, बीएनएस के अंदर, लेकिन वो है क्या यहाँ पे सेक्शन नंबर 23 के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि कम्युनिटी सर्विसेज एक्सप्लेनेशन में बताया गया है सेक्शन नंबर 23 के में। ठीक है, सेक्शन नंबर 24 पे आइए। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। A magistrate may award imprisonment in default of payment of fine if authorized by law. Magistrate कितना ही फाइन दे सकता है जितने के लिए वो ऑथराइज है। The default term must remain within his sentencing power. Where substantive imprisonment is also a part of the sentence, default imprisonment cannot exceed 1/4 of the imprisonment which that magistrate is competent to impose for the offense. इसका मतलब है अगर ऑफेंडर फाइन पे नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो उसको एडिशनल सजा दे सकता है। मतलब सपोज उसने 3 साल की सजा दी थी, ठीक है, प्लस उससे कहा था कि 50,000 रुपए फाइन, अब उसने ये नहीं किया, तो इस 3 साल से एडिशन में वो उसको 2 महीने की सजा दे दे। उसमें ही लिख देगा अगर 3 साल रुपए, 3 साल का जुर्माना, 50,000 रुपए फाइन, और अगर ये नहीं देता है तो इसको 2 साल 2 महीने की एक्स्ट्रा सजा। तो ये चीजें यहाँ से ऐसे इसका कहने का मतलब है। और ये जो सजा है ये मजिस्ट्रेट की, जो भी हम लोगों ने सेक्शन 30 में 23 में देखा, उसकी जो लिमिट है ओवरऑल पनिशमेंट देने की, उसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर कहोगे 1/4 सीलिंग का सर मतलब क्या है, तो 1/4 सीलिंग का मतलब यह है फाइन डिफॉल्ट के लिए अगर सजा दी जा रही है, फाइन डिफॉल्ट नहीं हो की कर दिया, तो मैजिस्ट्रेट जितनी सजा देने के लिए है उसका 1/4। सपोज मैजिस्ट्रेट कितने देने के लिए सजा था, 1 साल के लिए, तो 1 साल का 1/4 कर देंगे, इतनी ही सजा वो फाइन के डिफॉल्ट पे दे सकता है। ये बताया गया है यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। Default imprisonment is for non-payment of fine. It is separate from substantive substance. It must be legally authorized. 1/4 सीलिंग लगेगी। एग्जाम्पल क्या है,
फर्स्ट फाइंड मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम पावर, पहले मैक्सिमम पावर फाइंड करो, देन अप्लाइड 1/4 रूल इफ सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट इज आल्सो अवॉइडेड। अगर सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट दिया है तब की बात है, 1/4 का लॉ लग जाएगा। 25 क्या बताता है, सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अगर एक ही ट्रायल में कई सारे ऑफेंसेस हैं तो किसकी सजा साथ साथ चलेगी, अलग से चलेगी। तो ये चीजें बताया जाती है कि कंकरेंट जाना है हमको कि कंजिक्यूटिव जाना है, और ये हमको जजमेंट में साथ साथ नीचे लिखना है कि हर ऑफेंस जैसे चार सेक्शन उसके ऊपर लगे, तो पनिशमेंट 1 उसको 1 साल का, पनिशमेंट जो सेक्शन दूसरा था उसमें 2 साल का, पनिशमेंट थर्ड में उसको 6 महीने का, पनिशमेंट फोर्थ उसको हो गया कितना, 10,000 रुपए। ठीक, ये कलेक्टिवली उसको पूरा प्रॉपर बना। अब अगर देखो दो तरीके हैं, कंजिक्यूटिव एंड कंकरेंट। कंकरेंट मतलब साथ साथ, कंकरेंट मतलब साथ साथ, और कंजिक्यूटिव मतलब सेपरेट, अलग अलग। तो अगर कंकरेंट चलेगा तो फिर देखो यहाँ मैक्सिमम कितना है, 2 साल का पनिशमेंट है, 2 साल के अंदर 1 साल भी आ जाएगा, 6 महीने भी आ जाएंगे, तो मैक्सिमम से 2 साल की सजा होगी। अगर कंजिक्यूटिव है तो पहले वो एक सजा पूरी करे, फिर दूसरी करे, फिर तीसरी करे, मतलब 3 साल 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए का फाइन। तो ये सब कैसे कैसे होगा ये बताता है सेक्शन नंबर 25। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। When an accused is convicted at one trial of two or more offences, the court may sentence him for each offence and may order sentences to run concurrently or consecutively. For consecutive sentences, the aggregate shall not exceed 20 years. मतलब कि जो aggregate है, अगर consecutive जा रहा है तो 20 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए, and इसके साथ साथ shall not exceed twice the punishment विच द कोर्ट इज कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। मतलब 3 साल अगर है तो इसका 3 गुना कितना हो गया, 6 साल। तो इसके भी ऊपर नहीं निकलना चाहिए कंजिक्यूटिव अगर जा रहा है। विच द कोर्ट इज कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर वन ऑफेंस, वन ऑफेंस की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। हाँ, बाकी तो सारी चीजें हो ही गई हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से अब भी रहा नहीं तो डिजिटल डेफिनेशंस जो हम लोगों ने देखी, क्या क्या टॉप चेंजेस, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, बेल बॉन्ड, ये सब एक्सप्रेसली अब डिफाइन कर दिया गया, आपको विद सेक्शन नंबर पता होने चाहिए। मेट्रोपॉलिटन हटा ही दिया गया, असिस्टेंट सेशन जज हटा ही दिया गया, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में पुलिस को ऐड कर दिया गया। अच्छा ये बताइए, मेट्रोपॉलिटन हटा दिया गया है कि क्या किया गया? मेट्रोपॉलिटन हटाया नहीं गया, इसको मर्ज कर दिया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ, मेट्रोपॉलिटन टर्म हटा दिया गया है। तो वो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो थे वो अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए। एपीपी का फॉल बैक, डीएम फॉल बैक अपॉइंटमेंट ओनली आफ्टर 14 डे। अगर एपीपी नहीं मिल रहा है तो 14 दिन का नोटिस है, ये पहले नहीं था, अब हो गया है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में स्टेट के लिए डायरेक्टरेट या डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट, असिस्टेंट डायरेक्टर लेयर, ये सारी पनिशमेंट की लेयरिंग अब कर दी गई है, ये पहले नहीं थी। मजिस्ट्रेट के फाइन्स बढ़ा दिए गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 50,000, सेकंड क्लास 10,000 तक का, पहले जो हुआ करता था 5,000 10,000 ये वाले, ठीक है। सेवरल सेंटेंसिंग, कंसेक्यूटिव, एग्रीगेट, ये सब कहाँ पे अब की लिखना होगा जजमेंट में, ये सब चीजें मेंशन कर दी गई हैं। बीएनएस में जो ये सम था, जो भी हम लोगों ने बीएनएस में देखा, यहाँ पे कितना था, 20 साल वाला। सीआरपीसी में कितना था, 14 ईयर्स का था, ठीक है। ए एन रॉय वर्सेस सुरेश श्याम सिंह का केस देखा, शिव कुमार वर्सेस हुकुमचंद, मुकुल दलाल, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। हु अपॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन, स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंट सेशन जज कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। स्टैब्लिश जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो
स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंट कौन करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को? हाई कोर्ट करता है। अपॉइंट सीजीएम, एसीजीएम या फिर एसडी, जो इसको कौन करता है, इनको भाई हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, ठीक है। लोकल लिमिट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कौन अपॉइंट करता है? सीजीएम करता है, सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट। अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एडीएम, एसडीएम, स्टेट। डिफाइंस लोकल लिमिट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पैनल है वो डीएम बनाता है विद कंसल्टेशन ऑफ किसका है? सेशन जज का। एक्ट नंबर याद होना चाहिए, 46 है। बीएनएस के सेक्शन हम लोगों ने सारी चीजें देख ली, कोई भी चीजें यहाँ पे फंसने वाली नहीं है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। बीएनएसएस सेक्शन 15 अलाउज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी और डीजीपी ओनली। तो एसपी या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। विच बीएनएसएस प्रोविजन करस्पॉन्ड टू सीआरपीसी सेक्शन 25 से? तो 25A से यहाँ पे क्या डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन था ना, तो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहाँ दिया हुआ है? 20 के अंदर। अंडर बीएनएसएस जेएम फर्स्ट क्लास में इम्पोज फाइन अप टू, तो जेएम फर्स्ट क्लास कितना कर सकता है? 50,000 तक का। ठीक। द कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिशेस बाई हाई कोर्ट, तो कोर्ट ऑफ सेशन कौन एस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो क्या हो गया? बी हो गया। सेशन जज इज अपॉइंटेड बाय, सेशन जज को कौन अपॉइंट कर रहा है? सेशन जज को हमारे अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, ठीक है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑर्डिनरली रिक्वायर्स एटलीस्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 10 साल तक का होना चाहिए एक्सपीरियंस। बीएनएसएस सेक्शन 25 इंक्रीजेज एज अ सीआरपीसी एग्रीगेट कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस कैप फ्रॉम 14 ईयर्स टू 20 ईयर्स कर दिया गया है, ठीक। विच सीआरपीसी स्ट्रक्चर इज नॉट सेपरेटली रिप्रोड्यूस्ड इन बीएनएस चैप्टर नंबर 2, तो यहाँ पे अलग से हमारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटा दिया गया है। Cases punishable with 10 years or more or life death monitored primarily by 10 या 10 साल से ज्यादा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कहाँ है? डायरेक्टर सी। सेक्शन नंबर 23 बीएनएस एक्सप्रेसली एड्स विच सेंटेंसिंग ऑप्शन फॉर जेएमएफसी और जेएम सेकेंड प्रोबेशन ओनली, कम्युनिटी सर्विस ही अलग से ऐड करी गई है, ठीक है। सारी चीजें फाइनली यहाँ से रिवाइज कर लीजिए आप लोग। इसी के साथ बेटा पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब कल की क्लास में मिलेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे। बहुत जल्दी से बीएनएस भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा हो तो बताइए, माइनर लॉस की भी एक क्लास एक्स्ट्रा स्टार्ट कर लिया जाए। लेकिन शेड्यूल वाइज भी चलेंगे तो भी आपकी 21 अगस्त को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, जो टेस्ट दिए जा रहा है टेस्ट लगाइए, इतना ही करना है, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा तो फिर अच्छी बात है, फिर मेंस की तैयारी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं बेटा आप नेक्स्ट क्लास में। हर हर महादेव, ऑल द बेस्ट।